नमस्कार। आइए आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम का आकलन का सीधा-सीधा अर्थ होता है अधिगम कितना हुआ इसका आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब हुआ हाउ मच लर्निंग टेकन प्लेस। इसको देखना, इसको जांचना, इसका पता करना असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, यह तीनों ही प्रत्यय या तीनों प्रकार के जो इसमें हम विभाजन देखते हैं आकलन का, वह वर्गीकरण काल्पनिक है, वह एक अस्थायी है, वह वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और इसमें जो अंतर किया जाता है या किया जा सकता है वह यह है कि आकलन किस उद्देश्य से किया जाता है और आकलन के द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं हैं वह सूचना किस उद्देश्य से या किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी बात पर डिफरेंस कर सकते हैं इन तीनों में कि उद्देश्य क्या है और सूचनाओं का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, विशेष करके दोनों में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में। यह जो तीनों प्रत्यय हैं या जो असेसमेंट का जो वर्गीकरण है वह बिल्कुल अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक प्रकार के आकलन दूसरे प्रकार के आकलन का समर्थन करता है, उसमें वृद्धि करता है, उसको संपुष्ट करता है। इसलिए इन तीनों को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली हम लोग यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं और इसमें आज के सत्र में हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है अधिगम के आकलन, इसको योगात्मक कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको योगात्मक आकलन के रूप में, समेटिव असेसमेंट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका एक कंसेप्ट तो हम लोग समेटिव असेसमेंट के रूप में देख सकते हैं और दूसरा जो इसकी पृष्ठभूमि है वह है कि यह व्यवहारवादी मनोविज्ञान से संबंधित है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। जो अधिगम का या जो टीचिंग का या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो बिहेवियरिस्टिक व्यू है, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इससे यह संबंधित है। अधिगम के आकलन की प्रकृति, जैसा कि हम लोगों ने कहा, योगात्मक है, समेटिव है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें आकलन की सूचना का प्रयोग योगात्मक उद्देश्य किया जाता है, समेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अर्थात इस प्रकार के आकलन के द्वारा यह देखा जाता है कि समय के किसी बिंदु पर, जैसे किसी पाठ के समापन पर, किसी इकाई के समापन पर, किसी सत्र के समापन पर अधिगम किस सीमा तक हुआ या कितना हुआ। हालांकि सूचना के संग्रह करते समय, संग्रह करने से, डाटा इकट्ठा करने से, छात्रों से सूचनाएं प्राप्त करने में और उसके इंटरप्रिटेशन में छात्र और शिक्षक के वर्तमान अधिगम पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी कुछ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन यह इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। प्रमुख उद्देश्य तो यह है कि जो उपलब्धि हुई उस टीचिंग के इकाई के बाद उसकी रिपोर्टिंग करना है, उसको बताना है। रिपोर्टिंग करना किसको है? तो यह रिपोर्टिंग प्रशासक को किया जा सकता है, प्राचार्य को किया जा सकता है, गार्जियन को किया जा सकता है या अन्य किसी को भी किया जा सकता है जो इसका संदर्भ ले सके, जिसको इसकी जरूरत है। एक तो हम लोगों ने देखा कि अधिगम के जो आकलन का संप्रत्यय है वह बिहेवियरिज्म से संबंधित है, वह व्यवहारवाद से संबंधित है और व्यवहारवादी टीचिंग लर्निंग में यह देखा जाता है, इस बात की जांच की जाती है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य, टीचिंग करने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए और उन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की तुलना में अधिगमकर्ताओं ने, लर्नर्स ने कितना अचीव किया है, कितना उन्होंने अधिगम किया है, कितना उनकी अचीवमेंट है या कितना वो परफॉर्म कर पाते हैं। अगर स्किल है, अगर कौशल है तो कितना परफॉर्म कर पाते हैं, यह देखना होता है बिहेवियरिस्टिक पैराडाइम में। तो यह आकलन का यह दृष्टिकोण अधिगम के प्रोडक्ट पर केंद्रित होता है, उसके परिणाम पर या उसके उत्पाद पर केंद्रित होता है, अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिगम के आकलन का उद्देश्य करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं, या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं, उसके सापेक्ष छात्रों के निष्पादन या उपलब्धि स्तर की जांच करना और उसकी रिपोर्टिंग करना है।
यह अधिगम के साथ साथ चलने वाली कुंडलीय प्रक्रिया नहीं है, यह साइक्लिकल प्रोसेस नहीं है, यह साथ साथ नहीं चलता है कि अधिगम भी हो रहा है और असेसमेंट भी हो रहा है। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है और साइक्लिकल भी नहीं है कि उसको बार बार उसी आवृत्ति में किया जाए, अपितु यह तभी संपादित की जाती है जब छात्रों की उपलब्धि का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, तभी किया जाता है। तो अधिगम के उपरांत किया जाता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह रेखीय है, वह लीनियर है। अर्थात अधिगम हुआ, उसके बाद असेसमेंट हुआ, फिर आगे अगली इकाई का अध्ययन होगा, अगले इकाई का अधिगम होगा और फिर आगे उसका असेसमेंट होगा। लेकिन एक ही इकाई में, एक ही पाठ में हम उसको बार बार साइक्लिकल वे में असेसमेंट करके फिर उसकी दोबारा अध्यापन या अधिगम की व्यवस्था, उसकी कमजोरियों को दूर करने की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। अधिगम का आकलन अधिगम इकाई के संपन्न होने के उपरांत किया जाता है। अधिगम का आकलन जब टीचिंग लर्निंग कंप्लीट हो गया, लर्निंग कंप्लीट हो गया, तब हम करते हैं, बीच में मध्य में नहीं करते हैं। आकलन के लिए प्रयुक्त विधियों में प्रमुखतः टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, परीक्षण और परीक्षा होती है। और परंपरागत रूप से अधिगम के आकलन का जो हम अभिव्यक्त करते हैं, वह अभिव्यक्त अंकों में या ग्रेड में करते हैं। जैसे 1 से 100 के मार्क्स के बीच में हम इसका अभिव्यक्ति करते हैं कि आकलन का क्या रिजल्ट है, या ग्रेड में हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसकी सहायता से की जाती है। इसमें छात्रों की उपलब्धि के परिणामों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जो निकष है, कसौटी है या क्राइटेरिया है, उसके आधार पर ग्रेड दिया जा सके। अर्थात पहले से तय है कि 60% मार्क्स होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, या इतना परसेंट मार्क्स होगा तो ये ग्रेड मिलेगा। तो उसके पहले से पब्लिकली वो डोमेन में है और उसके आधार पर ग्रेड दिया जाता है। ये क्राइटेरिया पहले से सबको मालूम होता है। इसमें एक ही निकष से, एक ही क्राइटेरिया से सभी छात्रों को तौला जाता है, सभी छात्रों को देखा जाता है और उनके बारे में निर्णय किया जाता है। अर्थात व्यक्तिगत ध्यान छात्रों की नहीं दी जाती है कि उन्होंने कितनी प्रगति की, बल्कि जो क्राइटेरिया सेट है, उस सेट क्राइटेरिया में छात्र कहाँ है, इसको देखा जाता है। तो एक ही तराजू से सबको तौला जाता है। प्रभुत्व अधिगम की संकल्पना इसी आकलन से संबंधित है। जो मास्टरी लेवल ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है, मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट है, वह मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कंसेप्ट से रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं। अधिगम का आकलन की जो प्रकृति है वह सामूहिक है। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रायः सामूहिक तौर पर किया जाता है, समूह में किया जाता है, पूरे क्लास का एक साथ किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है और अधिगम का आकलन प्रायः औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। जब हम आकलन करते हैं तो फॉर्मल होता है, पहले से बता के किस टाइम, किस समय, किस जगह होगा, ये सब बातें तय करके और किस चीज का होगा, इसका आकलन किया जाता है। आकलन के फलस्वरूप प्राप्त सूचना का उपयोग छात्र के अधिगम के अगले चरण में किया जा सकता है। अर्थात जिस इकाई का अध्ययन हुआ, जिस पाठ का अध्ययन हुआ, जिस सत्र का अध्ययन हुआ, जिस वर्ष का अध्ययन हुआ, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके आगे मतलब एक पाठ की पढ़ाई हुई तो अगले पाठ में तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसी पाठ में जिसका आकलन हुआ उसमें सुधार करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार से किसी इकाई या किसी सत्र के उपरांत अगले सत्र में तो इसका प्रयोग हो सकता है कि मार्क्स कम आए या अधिक आए तो इसके टीचर्स फीडबैक लेकर के अपने सुधार करेंगे या छात्र फीडबैक लेकर के अपना सुधार करेंगे, लेकिन उसी अध्ययन इकाई का पुनः अध्यापन या पुनः व्यवस्था नहीं की जाती है। तो इसलिए अगले चरण में इसका उपयोग किया जा सकता है, किया ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मानदंड या समूह के सापेक्ष उपलब्धि स्तर या निष्पादन स्तर बताया जाता है। जो समूह है उस समूह में छात्र की क्या पोजीशन है, या जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, उसमें छात्र की क्या पोजीशन है, यह बताया जाता है इस प्रकार के आकलन में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। इसका उपयोग आगे के अध्ययन या उच्च अध्ययन के लिए किया जा सकता है। अर्थात आगे क्या अध्ययन करेगा, कहां अध्ययन करेगा, किस सब्जेक्ट को चुनेगा, उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हाई स्कूल में किसी बच्चे का मैथ्स कमजोर है तो आगे हम कह सकते हैं कि ऐसा विषय न पढ़े जिसमें मैथ्स
हो तो इसका आगे के अध्ययन में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसी में नहीं किया जा सकता। और कार्य क्षेत्र में नियोजन के लिए किया जाता है। जब हम आकलन कर लिए और ऐसा ऐसा कोर्स हमने किया जो कि उसके बाद हम प्लेसमेंट पा सकते हैं, उसके बाद हमारी जॉब हो सकता है, हम कोई कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हायर स्टडीज में एडमिशन करने में इसका प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है, और जॉब मार्केट में जाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि अधिगम के आकलन का उद्देश्य रिपोर्टिंग करना है। अधिगम के आकलन का उद्देश्य छात्र ने कितना अधिगम किया किसी समय के विशेष बिंदु पर, किसी कार्य के संपन्न होने पर, किसी अधिगम अध्यापन प्रक्रिया के पूरे होने पर, तो कितना अधिगम किया यह जानना है। और जो अधिगम उसने प्राप्त किया, उसने उपलब्धि प्राप्त की, परफॉर्मेंस लेवल प्राप्त किया, उसकी रिपोर्टिंग करना है अन्य व्यक्तियों को, अधिकारी को, प्राचार्य को, गार्जियन को या अन्य संबंधित व्यक्ति को। अधिगम का आकलन यह लीनियर प्रोसेस है। अधिगम का आकलन एक समेटिव प्रोसेस है। अधिगम का आकलन व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। इसमें प्रायः परीक्षा और परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, प्रायः औपचारिक तौर पर होता है, प्रायः समूह में होता है, और इसका उपयोग उच्च अध्ययन के लिए या प्लेसमेंट जॉब के लिए या अगली इकाई के अध्ययन अध्यापन के लिए टीचर के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा हो सकता है। आमतौर पर जिस प्रकार के आकलन से हम लोग परिचित हैं और जो विद्यालयों में किया जाता है, वह इसी प्रकार के आकलन किए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।